ओके, तो हम अक्टूबर नवंबर 21 का पेपर 2 अटेम्प्ट कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 1 के एफ के पार्ट 2 तक किया था। नाउ थर्ड से आगे कंटिन्यू करेंगे। H3PO3 is a phosphorus acid and HI aqueous is a hydroiodic acid, are both strong bronsted-Lowry acids. Give the meaning of the term strong bronsted-Lowry acid. तो उन्होंने दो बातें पूछी हैं, एक तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड भी पूछा है और दूसरा स्ट्रॉन्ग भी पूछा है। तो आपका आंसर होगा इट इज अ proton, and when we say proton it means we are talking about a hydrogen ion which is a proton donor which dissociates completely in water or in aqueous solution. ये बात क्लियर है सबको? Yes. Okay. Give the formula of conjugate base of H3PO3. कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है? जब हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाता है तो फिर कॉन्जुगेट बेस बनती है और उन्होंने उसका फॉर्मूला पूछा है। तो इट मींस H3PO3 में से जब हाइड्रोजन रिमूव होगा, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन आयन फॉर्म हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा? H2PO3 एंड इट हैव अ 1 माइनस चार्ज, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकला है तो एक जो है 1 माइनस चार्ज आएगा। तो दैट इज द कॉन्जुगेट बेस। सो H2PO3 नेगेटिव विल बी द आंसर। ये भी क्लियर है सबको? Yes, sir. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। तो सर जिस चीज के भी ऊपर नेगेटिव साइन होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगी इन एन इक्वेशन। हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद किसी भी एसिड से जो रिमेनिंग चीज, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा विद अ नेगेटिव चार्ज, वो जो है आपकी कॉन्जुगेट बेस होगी। तो इन दैट ठीक है? केस H प्लस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड है। नहीं, H प्लस कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड जो है बेस से बनता है। ठीक है? अगर जी। कोई बेस है और वो बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर ले, फॉर एग्जांपल ये बेस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद ये चीज एक बन जाती है, सो दैट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है? और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें के 2 पार्ट्स हैं, एक हाइड्रोजन आयन जब उसमें से निकल जाएगा तो रिमेनिंग ए नेगेटिव पार्ट जो भी होगा उसका वो क्या कहलाएगा? उसकी कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। अब ये ए नेगेटिव क्या हो सकता है? इन केस अगर मैं इथानोइक एसिड की बात करूं तो इथानोइक एसिड में जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? CH3COO नेगेटिव। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल लूं तो सल्फ्यूरिक एसिड में से जब एक हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? HSO4 नेगेटिव। इसी तरह अगर मैं फॉस्फोरिक एसिड की एग्जांपल लूं H3PO4, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? H2PO4 नेगेटिव। इसी तरह फॉर एग्जांपल कार्बोनिक एसिड है H2CO3, उसमें से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा? HCO3 नेगेटिव। सो दीज ऑल आर द कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एसिड्स। ये बात क्लियर है सबको? यस। अच्छा, इसी तरह अमोनियम आयन होता है, वो भी एसिडिक बिहेवियर रखता है। अमोनियम आयन जब डिसोसिएट होता है तो वो अमोनिया में डिसोसिएट होता है और हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट होता है। तो H पॉजिटिव निकल गया तो अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगी? कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि उस कॉन्जुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज हो, डिपेंड करता है कि वो जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस पे क्या चार्ज है।
अगर जिससे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस पे अगर कोई चार्ज नहीं है तो जब H पॉजिटिव निकलेगा तो रिमेनिंग पे क्या चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। जिससे हाइड्रोजन आयन रिमूव हो रहा है उस पे ऑलरेडी प्लस चार्ज है तो रिमेनिंग पार्ट पे क्या चार्ज आएगा, कोई चार्ज नहीं आएगा, बट वो कॉन्जुगेट बेस ही कंसीडर की जाएगी। ये बात क्लियर है सबको? यस। जी, और किसी को कोई चीज पूछनी है कॉन्जुगेट बेस या एसिड से रेलेवेंट? हाइड्रोजन आयोडाइड गैस reacts with propene, and here we have a structural formula CH3 CH double bond CH2 to form a mixture of 1 iodopropane and 2 iodopropane. It means कि या ये react करके या तो ये बनाएगा 1 iodopropane means CH3 CH2 CH2I, या फिर 2 iodopropane which means CH3 CHI CH3। जो दो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनमें से एक के पास हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और एक के पास आयोडीन ऐड हो रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ 1 iodopropane and 2 iodopropane is the major product of this reaction, explain your answer। जी, कौन मुझे बताएगा मेजर प्रोडक्ट कौन सी है? ये A is the major product और B is the major product? A. A is the major product, and why? It has a stable carbon cation, which Okay, is the due intermediate. to Yes, positive alkyl effect. yes, good. So A is 2 iodopropane क्योंकि सेकंड कार्बन पे प्रोपेन ग्रुप आयोडीन ग्रुप लगा हुआ है, so we will write 2 iodopropane is the major product because it is formed from more stable carbocation as it have more alkyl groups, so more positive inductive. So could we say it gives more electrons, so therefore it's more stable? It can induces more electron.
Rather saying give, you can say induces. Okay, sir. ओके, अब जरा ये बात देख लें कि होगा क्या इन एक्चुअल। अगर आप रिकॉल करें तो जब हम मैकेनिज्म बनाते हैं तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि देखें किससे हम रिएक्ट करा रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो CH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH2, और यहाँ पे आके हाइड्रोजन अटैच होता है HI का, और ये पॉजिटिव कार्बन बन जाता है। और ये जो I नेगेटिव है ये अपने लोन पेयर से इस पे अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3 CH2 CH2I में। ठीक है, जो आपका क्या है, 1 आयोडोप्रोपेन है। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2 H हाइड्रोजन आयोडाइड का हाइड्रोजन HI का हाइड्रोजन इस पे अटैच हो जाता है और ये पॉजिटिव कार्बन बनता है। और अब इस केस में ये आयोडीन इस कार्बन पे अटैक करता है, जिसके रिजल्ट में CH3 CH CH2 और यहाँ पे I लगता है, और ये आपका 2 आयोडोप्रोपेन है। अब अगर आप इस कार्बन को यहाँ पे देखें और इस कार्बन को यहाँ पे देखें, तो इस कार्बन के इस राइट पे भी मिथाइल है और लेफ्ट पे भी मिथाइल है, बट इस कार्बन के एक ही साइड पे अल्काइल चेन है और बाकी साइड्स पे हाइड्रोजन है। तो ये प्राइमरी कार्बोकैटाइन बना और ये सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना, और सेकेंडरी कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल होता है प्राइमरी से, क्योंकि ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं, और ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होने की वजह से जो है उसका पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो रहे होते हैं और वो ज्यादा स्टेबल होता है। ये बात क्लियर है सबको? यस। ओके, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। एक मिनट रुकिएगा। ओके, कंप्लीट द डायग्राम to show the mechanism of the reaction between HI and CH3 CH2, that is propene, that forms the major product identified in G1। तो G1 में हमने 2 आयोडोप्रोपेन आइडेंटिफाई किया, यानी कि ये, तो हमें ये फॉर्म करके दिखाना है। इंक्लूड कर्ली एरोस, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड चार्जेस एज नेसेसरी। ठीक है, तो
सबसे पहले जो है हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव साइन बना हुआ है और आयोडीन पे पार्शियल नेगेटिव साइन बना हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड से इस हाइड्रोजन पे करली एरो ड्रॉ होगा और इस बॉन्ड से एक करली एरो आयोडीन की तरफ बनेगा। ये क्लियर है सबको? यस। ओके। अब जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि आयोडीन सेकंड कार्बन पे लग रहा है, ठीक है, तो हम इस सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे और जिस हाइड्रोजन पे अटैक हुआ है वो हाइड्रोजन इस राइट वाले फर्स्ट कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे हम आयोडीन विद अ नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर शो करेंगे। ये क्लियर है सबको? यस। Yes. इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। अब इसके बाद ये लोन पेयर से इस कार्बन पे अटैक होगा। सर ये सी पे थर्ड एज कहाँ से आया? थर्ड एच ये वाला एच है बेटा, ओके सर। डबल बॉन्ड से अटैक हुआ था ना, तो ये वाला एच उस कार्बन पे कंबाइन हो गया, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और लेफ्ट वाला कार्बन पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ये तीन एच, यहाँ पे एच और यहाँ पे हम आयोडीन प्लेस करेंगे क्योंकि इस आयोडीन ने अपने लोन पेयर से इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे अटैक किया था, तो वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ आयोडीन बॉन्ड हो जाएगा। ये क्लियर है सबको मैकेनिज्म? Yes, sir. यस। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज पूछ लें। सर वैसे ये मैकेनिज्म कौन सा होगा? ये मैकेनिज्म देखें, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, राइट? यस। और एक मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और जिस पे सबसे पहला अटैक हुआ था वो पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन था और पॉजिटिवली चार्ज कोई भी स्पीशी हो जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, तो ये यस। बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल था और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसीलिए इस मैकेनिज्म का नेम होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके ठीक है, सर। यस। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। Table 1 gives physical data for some of the period 3 elements. Okay. Complete the row in the table labeled bonding present in elements. Use C is equals to covalent bond, okay, I for ionic and M for metallic as appropriate. So if we look in the periodic table, they are providing us the atomic number only, right? So if we look at periodic table, here we go. Atomic number 11 is magnesium, atomic number 12 is 11 is sodium, 12 is magnesium, and if you look further in the periodic table, aluminium, then silicon, then we have a 15 phosphorus, sulfur is 16, and chlorine is 17. Okay.
So magnesium and aluminum both are metals, so metallic bonding, so we will write a uppercase M. Silicon is a non-metal or a metalloid and have a giant covalent structure, so covalent bond, so we will write uppercase C. And phosphorus and sulfur both are non-metals, so they have also have a covalent bond, so we will write uppercase C. Is this clear to everyone? Yes. Yes. मेटालिक बॉन्ड का इंसिस्ट करता है Sorry, सर मेटालिक बॉन्ड की कोई एग्जांपल दे दें मेटेलिक बॉन्ड तो जितने भी मेटल्स हैं उन सबके बिटवीन होगा. मेटेलिक बॉन्ड को हम इस तरह शो करते हैं ना, इफ यू रिकॉल, वी विल फॉर्म अ कैटाइंस इन अ रेगुलर अरेंजमेंट, और उनके बिटवीन हम यूं स्पेसेस में इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं. दैट इज हाउ वी शो द मेटेलिक बॉन्ड ओनली. मतलब जिस तरह हम प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड बनाते हैं उस तरह मेटेलिक बॉन्ड्स को नहीं बनाते. ओके सर Okay. Then explain the difference between the first ionization energies of the elements with atomic number 11 and 17. तो सब सेम पीरियड में है, ठीक है. तो अगर आप रिकॉल करें, आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? इंक्रीज होती है. और इंक्रीज होने का रीजन क्या है जी? कोई मुझे रिकॉल करा सकता है वो तीनों पॉइंट्स जो हम डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड में? Sir, across the period when nuclear charge increases, sharing Yes, remains because number of electrons are added in same shell. yes, good. Nuclear charge increases shielding effect remains same as electrons are added in same shell. So there is increase in nuclear attraction for valence electrons. This results in increase in ionization energy. जी ये बात क्लियर है सबको? Yes. यस सर ओके. एक मिनट रुकिएगा.
explain the difference between the first ionization energies of the elements with the atomic number 15 and 16. अगर हम 15 and 16 को देखें तो 15 फास्फोरस है और 16 सल्फर है, राइट? तो अगर आप फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो वो 2p3 पे एंड हो, नहीं, फास्फोरस का आउटर मोस्ट सबशेल 3p है और उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर का आउटर मोस्ट सबशेल 3p है मगर उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं तो यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सल्फर में इधर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes. Yes, sir. ओके, तो इसकी वजह से जब हम इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं तो फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और सल्फर की कम है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्जन क्रिएट करते हैं और उस रिपल्जन की वजह से जो है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे एलिमेंट मेंशन नहीं किए, तो आप पहले एक ये अगर लिख दें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है। एटॉमिक नंबर ऑफ phosphorus and sulfur is 15 and 16 respectively. ठीक है, वैसे इस स्टेटमेंट का कोई मार्क्स नहीं होगा ताकि आपको आगे स्टेट करना आसान हो जाए। So in phosphorus there are all unpaired electrons in its 3p subshell. In sulfur there is one pair of electron in its one orbital of 3p. यहाँ तक बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. This pair of electron repel each other and get further away from nucleus, hence sulfur have lower ionization energy than phosphorus. जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। जी,
क्लियर है सबको? Yes. ओके now complete the row in the table labeled maximum oxidation number. ठीक है, तो अगर हम इनके ग्रुप्स देखें तो हम कह सकते हैं सोडियम ग्रुप 1 में है, मैग्नीशियम ग्रुप 2 में है, एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है, सिलिकॉन ग्रुप 4 में है, फास्फोरस ग्रुप 5 में है, सल्फर ग्रुप 6 में है एंड क्लोरीन ग्रुप 7 में है। और यहाँ पे उन्होंने हिंट दी हुई है कि क्लोरीन +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इट मींस सल्फर का +6 होगा, फास्फोरस का +5 होगा, सिलिकॉन +4, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2 एंड सोडियम इज +1। जी, ये क्लियर है सबको बात? Yes. Yes. Explain the variation in anionic radius of the elements with the atomic number 14 to 17. ओके 14 to 17 यानी कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन की बात हो रही है। और अगर हम इनके एनाइंस की बात करें तो सिलिकॉन का एनाइन पे क्या चार्ज होगा? 4- क्योंकि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 4 और गेन करेगा। फास्फोरस का 3-, सल्फर का 2- एंड क्लोरीन का जस्ट -। ये क्लियर है सबको? Yes. Yes. ओके अच्छा, अब देखें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है 17 है। तो जरा मुझे बताएं इन सब में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? Phosphorus में 5, नहीं, sulfur में टोटल 6. इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इन आइंस में कितने कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 18. 18. 18 होंगे सब में, क्योंकि जो है 14 इलेक्ट्रॉन्स थे सिलिकॉन एटम में, 4 गेन कर लिए तो 18। 15 इलेक्ट्रॉन्स थे फास्फोरस एटम में, आयन में 3 गेन किए। सल्फर के एटम में 16 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 गेन किए। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 गेन किया। तो हम ये बात देख रहे हैं कि ऑल दीज anions have same number of electrons। ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. But the number of protons increases from Si4- to Cl-, as a result the attraction between nucleus and valence
electrons increases ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? सर अगर लिखा जाए anionic radius decreases because the repulsion among electrons in the valence shell decreases, तो फिर वो सही भी हो बात गया। बिल्कुल सही है, मगर मगर साथ आप ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे। अगर आप वो बात भी लिख रहे हैं तो उसके साथ ये पॉइंट जरूर ऐड करेंगे कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बिटवीन अट्रैक्शन डिक्रीज और रिपल्जन डिक्रीज हो रही है। ओके जी, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके। द एक्सेस टू स्केच अ ग्राफ atomic नंबर 11 to 17। तो 11 to 17 हमारे पास क्या है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, तो सोडियम एक मेटल है, तो लेट सपोज अगर मैं सोडियम का यहाँ पे मार्क करता हूं तो मैग्नीशियम का उससे ज्यादा हाई होगा, ठीक है ना? क्यों ज्यादा हाई होगा? क्योंकि जितना सोडियम पे चार्ज +1 का है, मैग्नीशियम का चार्ज +2 हो रहा है, उससे डबल हो रहा है। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 हो रहा है, तो एग्जैक्टली मैग्नीशियम से डबल नहीं हो रहा, तो हाई जरूर होगा, मगर उतना हाई नहीं होगा जितना सोडियम और मैग्नीशियम के बिटवीन हाई हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. ठीक है, फिर सिलिकॉन आपका जॉइंट कोवलेंट होता है, तो इसीलिए उसका सबसे ज्यादा हाई होगा। फिर देन वी हैव अ फास्फोरस। अच्छा, फास्फोरस एज अ P4 एग्जिस्ट करता है और सल्फर एज अ S8 एग्जिस्ट करता है। दोनों सिंपल मॉलिक्यूलर और नॉन मेटल हैं। तो अगर फास्फोरस का मैं सोडियम से नीचे बनाऊंगा और सल्फर के पास क्योंकि 8 एटम्स हैं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो सल्फर का मैं फास्फोरस से ऊपर बनाऊंगा, ठीक है। और फिर क्लोरीन जस्ट Cl2 होता है, तो उसका सबसे नीचे बनेगा। तो आपके ग्राफ की शेप कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है? ये क्लियर है सबको? यस सर फास्फोरस और सल्फर में जो डिफरेंस वो वंडरवाल फोर्सेस का। जी हाँ, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन तीनों में जो डिफरेंस है वो वंडरवॉल फोर्सेस की वजह से। फास्फोरस में 4 एटम्स होते हैं, सल्फर में 8 एटम्स होते हैं। तो सल्फर के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, सल्फर का 16 होता है और क्लोरीन का 17 होता है। तो फास्फोरस के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 टाइम्स 4 होंगे, सल्फर के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 टाइम्स 8 होंगे, और क्लोरीन के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 टाइम्स 2 होंगे। तो सल्फर के इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, इसलिए उसका जो है मेल्टिंग पॉइंट फास्फोरस और क्लोरीन दोनों से ज्यादा होगा, ठीक है। और यस। क्लोरीन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, तो उसकी वैन फोर्सेस सबसे वीकर होंगी, तो इसलिए उसका सबसे कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? यस। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2C। Dmitry Mendeleev
published the first periodic table in 1869. Okay. Mendeleev used his knowledge of chemical periodicity to propose the properties of gallium, a group 13 element. Table 2 gives some chemical properties and physical data of element in group 13. Okay. So उस वक्त तक गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था, बट मेंडलीव प्रपोज द प्रॉपर्टीज. यहाँ पे हमें कुछ डाटा प्रोवाइड कर दिया ग्रुप 3 एलिमेंट्स का, बेरियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड द लास्ट वन इज थेलियम. कंप्लीट द टेबल बाय द प्रिडिक्टिंग द वैल्यूज फॉर द मिसिंग डाटा. अब आपको क्या करना है, आपको वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है. तो अगर डेंसिटी की बात की जाए तो हमारे पास एल्युमिनियम से ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट की डेंसिटी दी हुई है, तो उन दोनों का एवरेज ले लें. जरा कोई मुझे एवरेज निकाल के बताए क्या आ रहा है. 4.125. 4.125. 125. सो 4.125 हम यहाँ मेंशन कर देंगे. ओके. अब यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट में जिन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, उन दोनों का एवरेज ले लें जिनके बिटवीन का हमें मालूम करना है. जरा देखें क्या आ रहा है. 1930. 1930. तो हम यहाँ पे 1930 प्लेस कर देंगे. अब कैटाइनिक रेडियस की बात हो रही है, तो जिन दोनों के बिटवीन का मिसिंग है उन दोनों का आप एवरेज निकाल लें. 0.0655. 0 पॉइंट जी 0 पॉइंट क्या बता. 0.0655. 0.0655. क्लियर है यहाँ तक सबको. Yes. Okay. Now, indium and aluminium are elements in group 13 of the periodic table. Indium has very similar chemical properties to aluminium. Indium reacts vigorously with hydrochloric acid to form a colorless gas and a salt in solution. तो colorless gas जब भी metal और acid react करते हैं तो वो कौन सी होती है, हमें पता है हाइड्रोजन गैस होती है. Indium oxide is amphoteric. Okay. Gaseous indium bromide has the formula In2Br6. देखें वही सिमिलर है Al2Cl6 से, जिसमें डेटिव बॉन्डिंग होती है दो एल्युमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स के बिटवीन. दिस मॉलिक्यूल कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. Identify the formula of the salt formed when indium reacts with the hydrochloric acid. तो अगर इंडियम ग्रुप 3 में है तो इंडियम पे चार्ज क्या होगा, 3 पॉजिटिव, और क्लोरीन ग्रुप 7 में होता है तो उस पर क्या चार्ज होगा, -1. तो +3 और -1, इसका मतलब है फॉर्मूला क्या बनेगा, InCl3. ये क्लियर है सबको. Yes. Yes. Okay. Construct an equation for the reaction of In2O3 with excess NaOH. तो देखें हमने सिलेबस में ये सेम इक्वेशन पढ़ी है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. ठीक है.
और क्या होता है? NaAl OH4 बनता है। और अगर हम इक्वेशन बैलेंस करें तो एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 आएगा, जिसकी वजह से सोडियम भी 2 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं? 8 हो रहे हैं। 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी NaOH में, तो यहाँ पे हम 3 प्लेस करेंगे, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखें, इंडियम ऑक्साइड का सेम वही फॉर्मूला है, तो जस्ट Al की जगह सेम इक्वेशन रहेगी, आप In को प्लेस कर देंगे और बैलेंसिंग भी एज इट इज वैसी ही रहेगी जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ थी। जी ये क्लियर है सबको? यस। Yes. Okay. Draw a diagram that clearly shows the type of bond present in In2Br6. तो देखें, ये बिल्कुल सिमिलर है Al2Cl6 के। तो इंडियम अगर ग्रुप 3 में है तो इट मीन्स कि वो 3 पहले InBr3 बनाएगा इस तरह। ये क्लियर है सबको? Yes. अब ये अच्छा, दूसरा एक और आप InBr3 का मॉलिक्यूल यहाँ पे बना दें इस तरह। अब ये 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। फर्स्ट मॉलिक्यूल का ब्रोमीन जो कि इंडियम को फेस कर रहा है उससे डेटिव बॉन्ड बना लेगा, और सेकंड मॉलिक्यूल का ब्रोमीन जो कि फर्स्ट मॉलिक्यूल के इंडियम को फेस कर रहा है उससे डेटिव बॉन्ड बना लेगा। तो ये डायग्राम इस तरह बनेगी। जी ये डायग्राम क्लियर है सबको? यस। Yeah. Okay. Now question number 3. Compound T is an isomer of C6H12 and they have shown us compound T. There is a double bond. Now they ask you to name T. How many carbon atoms you are observing over here? 4. Oh, sorry, 6. This is carbon 1, this is carbon 2, this is carbon 3, and this is carbon 4. 2, 3, and 4. Right? 5th and 6th are considered as a branch. So when I will write the name, so I will write 2,3 dimethyl, and the longest chain which we put the numbers on the carbon, there are 4, which means bute, and then there is a double bond on the second carbon, so 2ene. जी ये क्लियर है सबको नेम? Yes. यस। Okay. Draw the skeletal formula of a structural isomer of T that shows cis trans geometrical isomerism. Okay. मतलब इसका वो आइसोमर ड्रॉ करना है जो क्या शो कर रहा हो? सिस ट्रांस आइसोमर शो कर रहा हो।
सिस ट्रांस आइसोमर शो करने की दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ईच डबल, ये आपका आंसर नहीं है, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कंडीशंस। डबल बॉन्डेड कार्बन हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, और हमें पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, C6H12 ही है। तो देखें, अगर मैं ये शो कर दूं दो कार्बन है जिनके बिटवीन डबल बॉन्ड है, क्योंकि स्केलेटल बनाना है, यहाँ पे मैंने एक CH3 लगा दिया, कितने कार्बन प्लेस हो गए, 3 हो गए, बचे कितने, 3। जी बचे कितने, 2 बचे, ओ सॉरी 3 बचे। सो 1 2 3। तो ये आपका स्ट्रक्चर है जिसमें दो डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहे, इस डबल बॉन्डेड राइट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेफ्ट वाले डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक तरफ C3H7 है और दूसरी तरफ H है, तो इसके भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं, तो ये सिस ट्रांस शो कर सकता है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस। सर जो सर ऊपर मुझे नहीं की समझ आ रहा। क्या बात समझ में नहीं आई? जी क्या चीज समझ में नहीं आई? हाँ, और कोई भी कुछ पूछ रहा था? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो मॉलिक्यूल दिया है, अगर वही सेम स्ट्रक्चर में बना लूं और सिर्फ कार्बन जो चेन है वो बोथ साइड पे डिफरेंट हो, अगर मैं उसको प्लेस करूं तो भी वो सिस ट्रांस होगा अगर ये स्ट्रक्चर ना बनाए? देखें, वो स्ट्रक्चर बनना चाहिए जिसका फॉर्मूला यही रहे, C6H12, ठीक है। जी। और उसमें देखें सिस ट्रांस के लिए कंडीशन क्या है, डबल बॉन्ड एंड टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन हाँ, बोथ। तो वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि अगर यहाँ पे एक ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे दूसरा ग्रुप बी होना चाहिए। अब भले से इस पे दोनों ग्रुप्स ए और बी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ए और बी की जगह अगर सी और डी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, मगर दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे, जी। ठीक है, तो वो सही है। जी अब और किसने बोला था भाई, क्या समझ में नहीं आया, प्लीज बताएं मुझे। सर आपने जो ऊपर डायग्राम बताई थी 2,3 डाइमिथाइल हम्म ब्यूटोइन, हम्म इसके अंदर 6 कार्बन है, राइट? हम्म लेकिन जब आपने ये नीचे बनाई है तो आपने इसका पहले वी बनाया, इसके बाद फिर ऊपर जैसी एक शेप बनाई है, वो क्यों? मैं समझा नहीं, पहले क्या बनाया? सर अम, ऊपर वाला जो हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना, जी ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला, ठीक है, जी उसके अंदर वी नहीं है। जो आपने स्टार्ट में नीचे वाली डायग्राम में वी सा बना हुआ है, उसके बाद फिर वो है। देखें, ऊपर वाले में टोटल कार्बन कितने हैं 6 और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो तो मुझे यहाँ पे भी ये स्ट्रक्चर रखना है कि उसका फॉर्मूला C6H12 ही बने, ठीक है। सर हम लोग किस तरह से ट्रांस में कर सकते हैं? देखें, इसको मैं सिस ट्रांस कर सकता हूँ ना, अगर ये देखें, अगर इस वक्त आप इसको देखें तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, हाइड्रोजन होंगे ना, और हम यस हाइड्रोजन सर, को शो नहीं करते, राइट। यस सर।
तो इसका मतलब है ये इस वक्त क्या है, सिस है। यस सर। तो अगर मुझे इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, लेट सपोज उन्होंने हमें सिस और ट्रांस दोनों बनाने के लिए नहीं दी है, उन्होंने बोला है कि वो बनाए, स्केलेटल फॉर्मूला दिखाएं जिसका सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा। अगर मुझे इसको ट्रांस में एग्जिस्ट करना है तो या तो एक काम मैं ये करूं कि मैं इस साइड को एज इट इज रहने दूं और इसको यहाँ पे लगा दूं यूं, ओके सर। या फिर मैं इसको एज इट इज रहने दूं और ये में 3 कार्बन है ना इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे डबल बॉन्ड के, तो 1 2 3 यूं बना दूं, तो ये भी ट्रांस हो गया। क्लियर है ये बात? यस सर। तो और सर यहाँ पे बेसिकली देखें इसमें हम सिस और ट्रांस कर ही नहीं सकते क्योंकि सब CH3 है, तो मैं को भी अगर स्वैप करूंगा तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये या नहीं है? यस सर। अगर स्टिल कंफ्यूजन है तो पूछ लें, और किसी को भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज क्लियर कर ले। तो सर बेसिकली हमने दोनों बनाने हैं जिसमें सिस भी हो और ट्रांस भी हो। हाँ, वो स्ट्रक्चर बनाना है जो कि सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में आ सकता हो। अच्छा, अगर आपको डायरेक्ट स्केलेटल फॉर्मूला बनाना मुश्किल लग रहा है तो देखें, इसको हम इस तरह भी कर सकते थे, फिर हम स्केलेटल में कन्वर्ट कर सकते थे। हमें पता है डबल बॉन्ड है, ठीक है। इधर अगर मैं एक कार्बन और इधर एक हाइड्रोजन लगा दूं, और लेट सपोज मैं इधर भी हाइड्रोजन लगा दूं और इधर भी कार्बन लगा दूं, तो अब मेरे पास कितने कार्बन बचे? जी, तो 2। तो अगर चलें अज्यूम करें मैं कि उन दोनों कार्बन को इधर बना दूं, अब मैंने पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना दिया, तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, मगर इन कार्बन पे 3 हाइड्रोजन अटैच होंगे, राइट? यस। तो अब अगर अब देखें तो अब हमारे पास 6 कार्बन सारे सीरीज में है, यस। और डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? 3rd कार्बन पर है। तो इसका मतलब है कि अगर इस तरह भी मैंने आपको बना के दिखाया तो 1 2 3 4 5 6, और ये रहा 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी बन सकता था, ये भी करेक्ट था, और जो मैंने पहले बनाया था वो इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो मैंने ये वाला बनाया था 1 2 3 4 5 6, जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ था। तो चाहे मैं ऊपर वाला बनाऊं या मैं नीचे वाला बनाऊं, दोनों में सिस ट्रांस हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस। तो इन दोनों में से मैं कोई भी बना दूं वो करेक्ट कंसीडर किया जाएगा, और हो सकता है आप एमएस में देखें तो आपके पास और भी ऑप्शंस उन्होंने आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, ईच कार्बन एटम इन टी forms a sigma bond to at least one other, sorry, sigma bond to one other carbon atom as shown on the diagram. Draw the orbitals that represent the pi bonds that is also present in T. तो pi bonds कैसे बनते हैं? अगर आप रिकॉल करें तो जो दो, एक मिनट, हम उसको इस तरह शो करते थे कि एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे। तो यहाँ पे इन 2 कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड था जो सेंटर में बने हुए, तो इधर मैं एक यूं और एक यूं मैं इस तरह ऊपर और नीचे बना दूंगा जो कि पाई बॉन्ड्स को शो कर रहा होगा। ये बात क्लियर है सबको? यस। सर जो आप पहले बना रहे थे पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल, तो क्या हम वो भी शो कर सकते हैं साइडवेज? वो साइडवेज ही हुई है, देखें होता क्या है। आप उस तरह भी शो कर सकते थे, मगर उस तरह आप देखें किस तरह शो करते। आप शो यहीं पे आपको करना है ना, तो आप यूं पी ऑर्बिटल की 2 लोब्स ओवरलैप कराते और फिर 2 लोब्स
यूं ओवरलैप कराते, और वो ओवरलैपिंग होने के बाद जब सबमर्ज हो जाते हैं दोनों ऑर्बिटल्स, तो उसके बाद ये दोनों लोब्स ऐसी शेप बना लेती हैं, और इसी तरह ये वाली भी दोनों लोब्स साइडवेज ओवरलैप होने के बाद इस तरह की शेप बना लेती हैं। यानी कि ये जो बेसिकली बन रहा है ये इनसे बन रहा है, ये जो हम बनाते हैं ये ओवरलैप होने के बाद दोनों लोग सबमर्ज होके इस तरह की शेप बना लेती हैं। ठीक है सर। ओके, क्लियर है सबको? State the hybridization of two carbon atoms between which pi bond forms. जी, अगर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp square. sp2 और sp स्क्वायर। ठीक है, तो देखें एक बात याद रखें इसके लिए, अगर कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। If carbon have a one double bond and two single bonds, then sp2 hybridization. If carbon have a one triple bond and a one single bond, or two sigma bonds or two pi bonds. ठीक है, इन दोनों केसेस में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये बात क्लियर है सबको? यस। Okay. A reaction scheme starting with T is shown. Reaction 2 occurs in the presence of a catalyst. Okay. Knowledge of the mechanism for this reaction is not required. Give the reagents and conditions for reaction 1. तो देखें reaction 1 में double bond की जगह दो OH लग रहे हैं. So if you recall, the diol is formed when we use cold dilute acidified manganate or potassium manganate. तो reagent और conditions हैं. So we will write cold dilute acidified potassium manganate 6. ये क्लियर है सबको? यस। Yes. ओके, Sir, hybridization include है syllabus में because वो mention नहीं था syllabus में इस दफा। हाइब्रिडाइजेशन क्या 1 मार्क का अक्सर पूछ लेते हैं। एक मिनट में, अभी ये हमारा लास्ट पार्ट रह गया, इसके बाद मैं इसे चेक भी कर लेता हूँ, रुक जाएं। State and explain 2,4-dinitrophenylhydrazine 2,4-DNPH can be used to detect the presence of V as a product of reaction 2. रिएक्शन 2 में V हमारे पास बना है और V में हमारे पास क्या है? कीटोन है। ठीक है, तो कीटोन बेसिकली 2,4-DNPH का टेस्ट पॉजिटिव देता है और हमें ऑरेंज प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं। ठीक है, सो वी विल राइट orange precipitates are observed because we have कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल कलेक्टिवली किसको कहा जाता है? कीटोन और अल्डिहाइड दोनों के लिए हम कलेक्टिव टर्म कार्बोनिल यूज करते हैं, और 2,4-DNPH से ऑरेंज प्रेसिपिटेट चाहे अल्डिहाइड हो तब भी बनते हैं और कार्बोनिल हो तब भी बनते हैं।
ये बात क्लियर है सबको? Yes. Yes. Okay. The progress of reaction 2 can be monitored by infrared spectroscopy. The absorption caused by OH bonds is always present because water is used as a solvent. यानी कि वो रिमूव नहीं होगी, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, मगर उसकी एब्जॉर्प्शन रिमूव नहीं होगी उसका सिग्नल, क्योंकि वाटर में है तो वाटर में भी OH ग्रुप होता है. Identify two absorptions and the bonds responsible for these absorption whose appearance will change significantly during the reaction. तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि किस रिएक्शन की बात हो रही है. रिएक्शन 2 में कौन से बॉन्ड्स हैं जिनका जो है एब्जॉर्प्शन चेंज होगी. सर क्वेश्चन दोबारा पढ़ दो. एक मिनट. वो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि OH बॉन्ड तो हमेशा अपियर हो रहा होगा, तो और दो ऐसे सिग्नल्स आइडेंटिफाई करें जो चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि OH तो हर वक्त है तो वो चेंज नहीं होगा. तो OH के अलावा इंफ्रारेड के दो सिग्नल्स जो कि चेंज हो रहे होंगे वो बताएं. सर C डबल बॉन्ड and C कौन? double bond. CO bond. गुड. क्योंकि यहाँ पे देखें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. तो जब V बनेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पिक की एब्जॉर्प्शन अपेयर हो जाएगी और इसकी एब्जॉर्प्शन इनिशियली होगी जो कि बाद में डिसअपेयर हो जाएगी. ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? Yes. तो एब्जॉर्प्शन एट CO की कब आएगी? 1040 से 1300. एब्जॉर्प्शन एट 1040 टू 1300 centimeter inverse due to C single bond O. Then absorption at कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की एब्जॉर्प्शन जो कि कार्बोनिल या कार्बोक्सिलिक एसिड की 1600 से 1740 है. 1670 से 1740 है. 1672 1740 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू कार्बन डबल बॉन्ड O. ये क्लियर है सबको? Yes. जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें. ओके. मुझे प्लीज 2 मिनट और दे दें. ओके. So V is used in wide range of organic reactions. Some reactions of V are shown. Okay. In reaction 1, NaBH4 is used and this ketone is converted into an alcohol, which means it's a reduction. Then if you look at reaction 3, in reaction 3 an alkaline aqueous iodine is used
एंड वी गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, और इसके साथ इस रिएक्शन में हमेशा CH3 बनता है जिसके येलो प्रेसिपिटेट्स होते हैं। इन रिएक्शन 5 डिहाइड्रेशन हो रही है और डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन के लिए हम नॉर्मली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं या फिर फास्फोरिक एसिड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। रिएक्शन Z इज एडिशन पॉलीमराइजेशन, ओके, जिसमें Z फॉर्म हो रहा है रिएक्शन 6 में। V and W are colorless and soluble in water. State what you would observe in reaction 3. तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन से कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इट मींस वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व येलो प्रेसिपिटेट। ये बात क्लियर है सबको? जी Yes, sir. ओके। रिएक्शन 3 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, सही है, क्योंकि कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में जा रहा है, रिडॉक्स है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। तो देखें आयोडीन यहाँ पर है, यस वेरी गुड, इट हैव अ जीरो चार्ज, और जब वो यहाँ कंपाउंड का पार्ट बन गया तो -1 चार्ज हो गया, विच मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। तो कौन रिड्यूस हो रहा है? I2 रिड्यूस हो रहा है। ये बात क्लियर है सबको? यस। जी, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके, देन कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन 4. यूज एटॉमिक हाइड्रोजन इन द इक्वेशन टू रिप्रेजेंट एन एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NaBH4। यानी कि हम NaBH4 की जगह सिंपली क्या यूज करेंगे? H यूज करेंगे। अच्छा, क्या फॉर्म हो रहा था? अल्कोहल। देखें अल्डिहाइड से अल्कोहल फॉर्म हो रहा है। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला वैसे क्या होता है? CnH2nO, और अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2O। तो जस्ट अगर देखा जाए तो पूरे मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो मेरे पास अल्कोहल कीटोन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है C6H12O। तो अल्कोहल जो बन रहा है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H14O। तो 2 हाइड्रोजन से ऐड किए हैं, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दूंगा। इस इक्वेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. X is a mixture of 2 optical isomers. ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात की जाए तो वो कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कायरल सेंटर होता है, और कायरल सेंटर की वजह से वो क्या बनाते हैं? ऐसे मिरर इमेज बनाते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, यानी कि वो एक दूसरे पे इम्पोज नहीं हो सकते। तो एक्स की बात कर रहे हैं, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? ड्रॉ द 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। ओके, तो अगर हम एक्स को देखें तो एक्स ये रहा। इससे मुझे कोई कायरल सेंटर बता सकता है कौन सा है? यस, कैन एनीबॉडी आइडेंटिफाई द कायरल सेंटर? सर जिसपे OH बॉन्डेड है। यस, जिसपे OH बॉन्ड है, यानी कि ये वाला कार्बन कायरल सेंटर है, क्योंकि इसके एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ OH है। यहाँ पे क्या होगा? H लगा हुआ होगा, और यहाँ पे देखा जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि CH3 थ्राइस। ये बात क्लियर है सबको? तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसीलिए ये कायरल सेंटर होगा। तो हमेशा जब भी ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाने के लिए आए तो आप सेंटर में उस कायरल कार्बन को बनाते हैं, ठीक है? 2 बॉन्ड्स ऑन द प्लेन दिखाएंगे, एक बॉन्ड अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन होगा, जिसे डॉटेड लाइन से शो करेंगे।
यहाँ पे आप इसका बिल्कुल मिरर इमेज बना देंगे, यानी कि ऑन द प्लेन बॉन्ड दोनों प्लेन के एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे, अबव द प्लेन बॉन्ड और बिलो द प्लेन बॉन्ड। ये बात यहाँ तक क्लियर है? जी अच्छा, अब अगर हम देखें तो हमने 4 डिफरेंट ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए थे, एक तरफ CH3, एक तरफ H, एक तरफ OH। तो अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे H लगाता हूँ तो मैं इसके भी यहाँ पे H लगाऊंगा, OH यहाँ पे लगाता हूँ तो इसके भी OH यहाँ पे लगाऊंगा। अगर इसके CH3 मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ तो इसके CH3 भी मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब एक ग्रुप रह गया जो क्या था, CCH3 थ्राइस। तो अगर मैंने उसके इस बॉन्ड पे लगाया तो यहाँ पे भी मैं CCH3 थ्राइस यहाँ पे लगाऊंगा। तो ये हमारे 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ड्रॉ हो गए। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes, sir. अच्छा, हो सकता है कि MS में ये अरेंजमेंट आपको डिफरेंट लगे, क्या पता ओ जहाँ पे H लगा है वहां पे OH लगाओ, तो उससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज दिखने चाहिए, ये एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, सही है? यस Both optical isomers of X can be dehydrated to form a single product Y. Give the reagents and conditions required for the reaction 5. तो हम रिएजेंट तो ऊपर ही डिस्कस करके आ गए थे कि ये Y बनने के लिए कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे और साथ हाई टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ता है, हीट भी करना पड़ता है। तो आपका आंसर क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हीट। ये क्लियर है सबको? यस ओके। Y can form an addition polymer Z. Draw one repeat unit of Z. अच्छा, रिपीट यूनिट बनाना है। पहले तो देखें Z है क्या। ओके, Z का रिपीट यूनिट बनाना है और वो किससे बन रहा है? Y से बन रहा है। तो Y में मैं अगर देखूं तो मेरे पास डबल बॉन्ड का ग्रुप है। तो देखें, आप पहले पेंसिल से यहाँ पे उन 2 कार्बन्स को ड्रॉ कर लें जिन पे डबल बॉन्ड है। अब उन डबल बॉन्डेड कार्बन में से ये वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? H लगे हुए हैं, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ H लगा हुआ है। ऐसा ही है? यस तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पे 2 H लगा दूं और यहाँ पे मैं एक H लगाऊं और CH3 थ्राइस। ये क्लियर है सबको? यस Yes, sir. अब अगर पॉलीमर का रिपीट यूनिट बनाना है तो मैं डबल बॉन्ड को इरेज करूंगा और जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड था उधर मैं यूं एम्प्टी बॉन्ड्स राइट और लेफ्ट पे बना दूंगा। तो ये हमारा रिपीट यूनिट बन गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लें। रिएक्शन does not proceed quickly at room temperature. Okay, suggest why this is the case. अगर कोई रिएक्शन जल्दी नहीं I हो रहा, रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रहा, जी वेरी गुड, सो is needed to इट break the bond. मींस यस हाई एक्टिवेशन एनर्जी। उस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? बहुत हाई है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम ओवरकम करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस Yes, ओके, sir. तो हमारा 21 का पेपर कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 पेपर्स, मार्च 2022 और समर 2022। अच्छा, कल आप लोग आफ्टरनून में क्लास रख सकते हैं हम, रात की क्लास के अलावा?